और आइए अब आपको बताते हैं ज़ेलेंस्की की जानलेवा डिमांड क्या है। यूक्रेन युद्ध में सीरिया की एंट्री हो गई है। हुआ यह है कि रूस और सीरिया के लड़ाकू विमानों ने साझा युद्ध अभ्यास किया है। हाल में इजराइल की तरफ से सीरिया के फौजी ठिकानों पर हमले बढ़े हैं और ऐसे में पुतिन अमेरिका को भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में यूक्रेन ही एक वॉर जोन नहीं है। दुनिया में बॉम्बर्स वाला मुकाबला शुरू हो गया है। यूक्रेन में सैकड़ों टारगेट तबाह करने के बाद रूस के खतरनाक बॉम्बर एक और वॉर जोन में उड़ान भरने लगे हैं। यहां रशियन एयरफोर्स का सुखोई 24 भी है। और उसकी लैंडिंग के फौरन बाद सुखोई 35 भी लाइन में है। लेकिन ये फाइटर बॉम्बर्स कहां ऑपरेट कर रहे हैं? ये जगह यूक्रेन या फिर रूस की जमीन तो नहीं लगती। गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रशियन एयरफोर्स के ये फाइटर जेट सीरिया की वायुसेना के साथ उड़ रहे हैं। ये है सीरिया का MiG-23। ये वो जेट है जो पुराना तो जरूर है, लेकिन ISIS को खत्म करने के लिए इसने भी बड़ा काम किया है। ये सीरिया और रूस की वायुसेना का युद्धाभ्यास है, जो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हो रहा है। इस ज्वाइंट ड्रिल में रूस की तरफ से दो तरह के एयरक्राफ्ट शामिल हुए। पहला सुखोई 24 और दूसरा सुखोई 35, जबकि सीरिया की तरफ से MiG-23 और MiG-29 फाइटर जेट एक्सरसाइज में शामिल हुए। ये सभी रूस में बने जहाज हैं और सीरिया विमानों के अलावा ज्यादातर हथियार रूस के ही इस्तेमाल करता है। इस युद्धाभ्यास में रूस के फाइटर जेट्स ने सीरिया के लड़ाकू विमानों को कवर देने की प्रैक्टिस की। दोनों तरफ के विमानों ने रात में भी जंग लड़ने के तरीके आजमाए। रशियन एयरफोर्स और सीरिया की वायुसेना का एक साथ आना नया नहीं, लेकिन इस बार इनकी ज्वाइंट फ्लाइट्स की टाइमिंग मायने रखती है। हाल में इजराइल की तरफ से सीरिया के फौजी ठिकानों पर हमले बढ़े हैं और ऐसे में पुतिन का यहाँ अपने फाइटर बॉम्बर्स भेजना बड़ी बात कही जाएगी। पुतिन अमेरिका को भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में यूक्रेन ही एक वॉर जोन नहीं है। पुतिन ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी रेंज अनलिमिटेड है और उनके दायरे को छोटा न समझा जाए, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ दिखाने की कोशिश की है कि उनकी रेंज यूक्रेन के बाहर सीरिया तक है। पुतिन बताना चाहते हैं कि यूक्रेन से आगे भी जरूरत पड़ी तो उनकी एयरफोर्स बमबारी के लिए तैयार रहेगी। वो दुनिया में कहीं भी किसी से भी निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नेटो हो, अमेरिका हो या फिर अमेरिका के दोस्त हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस को पश्चिम एशिया में किससे दिक्कत हो सकती है कि उसके विमान सीरिया के साथ युद्धाभ्यास करने चले आए। तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन इजराइल से दुनिया का बेहतरीन एरिया एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मांग रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो कीव या खार्किव जैसे शहरों में रूस के विमानों की एंट्री बंद हो जाएगी। We need Israeli assistance. While I'm talking about the Israeli government, I mean that we need first of all, the military technical support. We need Iron Dome, Barak or similar, that would allow us to save our civilian women and children from the shelling of the Russian missiles in our territory. अब आयरन डोम कैसे ज़ेलेंस्की को बचा सकता है, इसका एक नमूना देख लीजिए। ये इजराइल का आसमान है।
और यहाँ आप देख सकते हैं गाजा पट्टी से इजरायली शहरों पर हो रहे रॉकेट्स के हमले। लेकिन गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। ये है कमाल आयरन डोम का। फलस्तीनी संगठन हमास के रॉकेट्स अटैक के खिलाफ आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट्स को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी है और अब ये ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ चुका है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर दूर हो रहे हमलों को रोक सकता है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, ये रॉकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। लेकिन हर हमले को रोकने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल बहुत महंगा भी साबित होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए इसमें 2 मिसाइल फायर की जाती हैं, जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए हो सकती है। ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। Навіть це не зупиняє російську армію. Вони готові спалювати все, православні церкви, так само, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні, що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію. ज़ेलेंस्की को आयरन डोम से उम्मीद है, क्योंकि इजराइल ने इसे किसी भी शहर या बड़े इलाके को बमबारी से महफूज रखने के लिए तैयार किया है और कीव या खार्किव जैसे शहरों के लिए यह बहुत ही कारगर डिफेंडर बन सकता है, जो अक्सर रूस के मिसाइलों और रॉकेट अटैक का सामना करते रहते हैं। हालांकि ऐसे हमलों को रोकने की लागत क्या आएगी, इस पर भी ज़ेलेंस्की को सोचना होगा। देखिए आयरन डोम का प्रैक्टिकल टेस्ट, जिससे इस एयर डिफेंस सिस्टम को और बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। इस मिसाइल की टेस्टिंग की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसको आजमाने के लिए पहले एक ड्रोन लॉन्च किया जाता है। ये ड्रोन एक सुसाइड ड्रोन भी हो सकता है और इसका साइज देखकर आप इसकी बराबरी किसी रॉकेट या फिर किसी तोप के गोले से भी कर सकते हैं। जब ये ड्रोन आयरन डोम के राडार पर नजर आता है तो फौरन एक के बाद एक 2 मिसाइल लॉन्च होती हैं। और फिर देखिए किस तरह उस ड्रोन को आयरन डोम खत्म कर देता है। इसकी मिसाइल अपने टारगेट को बहुत ही आराम से हवा में ही खत्म कर देती है। Don't even want to call this weapon, because I rather will call that protective gear that will protect our civilians, because in the Israelis' mind, of course, the Iron Dome is something that allowed to protect civilians. You cannot kill with that. We want to protect our civilians with the Israeli help. And we don't need a donation, we want to buy it. ज़ेलेंस्की को अगर आयरन डोम चाहिए तो उन्हें बाइडन की मंजूरी भी चाहिए होगी, क्योंकि इजराइल में आयरन डोम को तैयार करने का बड़ा खर्च अमेरिका ने ही उठाया है। बाइडन पहले ही यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों को लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, फिर चाहे हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम हो या फिर दूसरे बड़े हथियार। बाइडन यूक्रेन को नए वेपन सिस्टम देना भी चाहते हैं और ज़ेलेंस्की पर लगाम भी कसी हुई रखना चाहते हैं, क्योंकि रूस को अगर ऐसे हथियारों से बड़ा नुकसान पहुंचा तो कई और वॉर जोन एक्टिव हो जाएंगे, जहां रूस के हमले रोकना अमेरिका के लिए और बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकती है। वैसे इससे पहले अमेरिका चाहता था कि इजराइल यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम स्पाइक दे दे, लेकिन इजराइल भी रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता और उसने अमेरिका को ना कह दिया था। Last week,
for what I know for sure. Americans was asking Israel to give a permission for the Spikes, the anti-tank missiles, to be transferred from Germany to Ukraine, and Israel says no. Because Spikes has been produced under the Israeli license. स्पाइक मिसाइल जेवलिन की तरह ही नई जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है, जो अलग अलग वर्जन में 4 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की रेंज तक वार कर सकती है। इसकी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल तो 30 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है, जो इसे लंबी दूरी वाली कैटेगरी में जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल बना देती है। ये वो मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ, क्योंकि उसके बाद ये खुद अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और उसको पूरी तरह से तबाह कर देती है। अब देखिए कि अगर ज़ेलेंस्की को स्पाइक भी मिल जाती तो वो रूस का कितना बड़ा नुकसान करते, जिसके लिए पहले ही अमेरिका की जेवलिन और ब्रिटेन से मिली NLAW मिसाइल को जिम्मेदार माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस ने करीब 1400 टैंक खोए हैं, ये खुद ज़ेलेंस्की का दावा है। हालांकि रूस ने अपनी तरफ से आंकड़े नहीं दिए हैं। इन टैंकों पर ज्यादातर हमले अमेरिका की जेवलिन, ब्रिटेन की NLAW एंटी टैंक मिसाइल और स्वीडन से मिले रॉकेट लॉन्चर AT4 से हुए हैं। जेवलिन के बारे में कहा जाता है कि उसके हमले 94% तक कामयाब रहे हैं। इसलिए अगर स्पाइक मिसाइल को लेकर आगे भी यूक्रेन और इजराइल के बीच कोई सौदा होता भी है तो इसमें मिसाइल की रेंज बहुत मायने रखेगी, क्योंकि पुतिन बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो अपने और टैंक यूक्रेन की लड़ाई में खोएं। पहले ही डॉनबास में चल रही लड़ाई में उनके टैंकों पर कीव जैसा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई बढ़ाने का वादा किया है। वहीं जर्मनी के चांसलर ने भी एक ऐसा भरोसा दिया है जो ज़ेलेंस्की के माथे पर लकीरों को कुछ कम कर सकता है। Und wir werden die Ukraine weiter mit Waffenlieferungen unterstützen. Deutschland tut das intensiv wie kaum ein anderer und wird seine Unterstützung auch in der nächsten Zeit fortsetzen, solange wie das notwendig ist, um die russische Aggression zurückweisen zu können. जर्मनी के चांसलर का भरोसा हवा हवाई नहीं है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस वक्त ज़ेलेंस्की चाहे खाली हाथ हो, लेकिन रूस के स्पेशल ऑपरेशन को रोकने के लिए उनको अब 3 बड़े सोर्स से हथियार मिल रहे हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन और तीसरा है जर्मनी। तीनों देशों के नए हथियार भी अब यूक्रेन में आजमाए जा रहे हैं। जर्मनी ने अपनी बहुत ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T, इसका जमीन से आसमान में वार करने वाला वर्जन यूक्रेन को देने का फैसला किया है। IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजेस सिस्टम, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है, लेकिन अब इसका वो रूप जिसमें मिसाइल जमीन पर तैनात लॉन्चर से फायर की जाती है, वो जर्मनी का हॉट वेपन सिस्टम बन चुका है। IRIS-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि रूस अपनी बमबारी में ज़ेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर चुका है। यूक्रेन के पास खुद को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए स्टिंगर के अलावा कोई खास हथियार नहीं बचा है। कुल मिलाकर यूक्रेन में चल रहा युद्ध एक और वॉर जोन बना सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को सप्लाई किए जा रहे हथियारों को लेकर इंटरनेशनल इक्वेशन भी बिगड़ सकती है। यही खतरा अमेरिका को भी है, नेटो को भी है और इजराइल को तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रूस के विमानों ने अब एक बार फिर से सीरिया के आसमान में उड़ान भरना शुरू कर दिया है।